Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our chemistry class. Last class हमने बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था जिसमें हम उनके 4-5 पोस्टुलेट्स को पढ़े थे और आज हम उनके एडवांटेज को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला पॉइंट से। देखिएगा लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ बोर्स थ्योरी। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, जो बातें कहा था उसका एडवांस वर्जन कहां पर आया, बोर्स। बोर ने क्या किया कि रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स को उठा करके अपने पोस्टुलेट्स में रखे, जिसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के जो मॉडल के कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो लगा सही है अभी तक, उनको यहां पे जगह मिला। लेकिन कुछ बातें जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। लेकिन मैक्सवेल आकर के ये बात बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन निकलेगा तो एनर्जी धीरे धीरे घटेगा, और अगर एनर्जी धीरे धीरे घटेगा तो वो धीरे धीरे स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो यहां पर नया कंसेप्ट आया, बोर ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है और उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स का नाम उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट कहा या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहा। क्लियर है कि नहीं, यहां तक हमने डिस्कस किया था। जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स था वो अलग अलग होंगे। बोलने का मतलब न्यूक्लियस के जस्ट पास जो ऑर्बिट होगा उसका नाम उन्होंने क्या दिया, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, इस तरह से नाम दिया। और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हमारा ड्यूटी है कि जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े हैं उनसे क्या क्या बातें और निकाल सकते हैं, एडवांटेज क्या क्या है वो पढ़ना। तो पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बोर्स थ्योरी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ चुके हैं, आई होप आपने देखा होगा वो वीडियो। अगर नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा तो अब ज्यादा क्लियर होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता क्या था, अरे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में होता क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम बनता था। याद है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता था तो रेडिएशन बाहर आता था, और वो रेडिएशन के जब हम स्क्रीन पे लेते थे तो क्या आता था, लाइन स्पेक्ट्रम आता था। यस और नो। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोर ने भी जो स्पेक्ट्रम वहां पे बनाए थे उसके लिए यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, सेटिस्फाई कर दिया सबको कि हाँ जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पे, स्पीसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, माने ऐसा स्पीसीज जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ हीलियम, He+ लिखा हुआ है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्चुअली 2, लेकिन He+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। Li2+, अरे लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो ध्यान रखिएगा जो स्पेक्ट्रम का बात इन्होंने कहा वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है। उसके बाद अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोर भाई साहब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसका इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एविडेंस हम देखेंगे कि इन्होंने ये जो बात एक्सप्लेन किया, जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉर्मूला पढ़ा था ना, याद करो, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ इक्वल टू R इंटू होल ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला भी यहां बोर प्रूफ किए हैं। क्लियर है कि नहीं, तो उस फॉर्मूला को भी हम बोर मॉडल से प्रूफ करेंगे, इसका एविडेंस आपको बाद में मिलेगा। तो हम यहां लिख देते हैं, एविडेंस विल बी डिस्कस्ड लेटर। लेकिन एक बात यहां से ये मान के चलिए कि हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन किए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे अलग से। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो अगर हम बात करें, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस बनाया हमने, ये रहा एक ऑर्बिट जहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, हमने मान लिया। सुनिएगा ध्यान से, तो इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप,
तो बोर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बोर ने कहा है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h/2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए यहां पर h/2 का मल्टीपल है तो यहां पे घूमेगा, उसके बाद फिर एक और ऑर्बिट बनाएंगे तो 2h/2 होगा, फिर 3h/2 होगा। समझ में आ रहा? हमारा टारगेट ये है कि ये जो रेडियस आपको दिख रहा है, ये रेडियस आपको जो दिख रहा है ये निकालना है कि कितना रेडियस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कि पहला जो ऑर्बिट होगा उसका रेडियस क्या होगा, या दूसरा ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, जो तीसरा ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? ये पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल हम यहां पे ये लेते हैं कि वाई मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेडिएटिंग। सवाल वैलिड है कि नहीं? अरे रदरफोर्ड तो फेल हो गया था ना इसी सवाल का जवाब देने में, कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर तो उससे रेडिएशन बाहर आ रहा है, इस वजह से क्या होना चाहिए, एनर्जी खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों भाई, अगर ऐसा होता तो एटम खत्म हो जाता, एटम खत्म हो जाता तो ये दुनिया खत्म हो जाती। इसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया? बोर ने दिया। शुरुआत हम इसका यहीं से कर रहे हैं। टॉपिक आपका क्या लिखा हुआ है? रेडियस। रेडियस निकालना पर्पस है, लेकिन यहीं से निकलेगा, क्वेश्चन का जवाब यहां से आना चाहिए। वाई मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेडिएटिंग, क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर रेडिएशन नहीं निकाल रहा? तो थोड़ा सा फिजिक्स में आएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिजिक्स का जानकारी होना चाहिए। सुनिए बच्चा, एक बात बताइएगा, ग्रेविटेशन पढ़े हैं क्लास 9 में? यस, ग्रेविटेशन पढ़े हैं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बेसिक से लेते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी चीजों को आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो मास है, एक मास को हम m1 मान लेते हैं, एक मास को हम m2 मान लेते हैं, और ये दो मास अगर सेपरेटेड है कितना डिस्टेंस से, r डिस्टेंस से, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसे आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स कैसा होता है? हमेशा अट्रैक्शन, एक मास दूसरे मास को हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था? F इक्वल टू G, याद करो, m1 m2 बाई r स्क्वायर। यस और नो? बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा बात आता है यहां पर चार्ज के बारे में। यह मास के बारे में बात था ग्रेविटेशन में, अब थोड़ा बात होगा चार्ज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इस न्यूक्लियस में चार्ज है, यस और नो? कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास चार्ज है? यस। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दो चार्जेस के बीच में बात होगा, तो मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है, मान लेते हैं एक चार्ज का नाम देते हैं Q1, चार्ज को हम सिंबल देते हैं बाबू Q, ठीक है? एक चार्ज है यहां Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम मान रहे हैं R है। क्या है? R है। तो इन चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगेगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स को बोलते हैं कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं? या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे आप F लिख रहे हैं, या FC लिखिए। दिस FC इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स, कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? कूलाम फोर्स। अब सुनिएगा ध्यान से, दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। सवाल ये उठता है सर, अट्रैक्शन की रिपल्सन? समझ में आ रहा है? ये दो चार्ज है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा कि इन दो चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। ग्रेविटेशन में क्या होता है? अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अट्रैक्शन। लेकिन बाबू यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी, रिपल्सन भी। डिपेंड करता है कि दो चार्जेस किस प्रकार हैं। अगर दोनों चार्ज प्लस है तो क्या होगा? प्लस प्लस को रिपेल करेगा। अगर दोनों चार्ज माइनस है तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा। लेकिन दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो कूलाम फोर्स दोनों ही टाइप के हो सकते हैं ना, अट्रैक्टिव और दूसरा क्या कह रहे हैं? रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द चार्ज। अगर लाइक चार्जेस है, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस मतलब डिफरेंट चार्जेस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बात समझ गए? अब बताइए फोर्स कितना होगा? ये फोर्स कितना होगा? तो इस फोर्स का फॉर्मूला याद करना होगा आपको।
क्लास 11 में पढ़ रहे हैं आप, क्लास 12 में जब जाएंगे तो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ना है आपको। तो कूलाम फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए ध्यान से, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बहुत आसान है याद करना, देखो ध्यान से, मैच करो जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एफ जी लिख दिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, और एफ सी लिख दिए कूलाम फोर्स को। ध्यान दीजिएगा, एफ जी इक्वल टू क्या है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एफ सी क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पे दो मास था, यहां दो क्या है, चार्ज है, तो दो मासेस के जगह दो चार्ज को हम रिप्लेस कर दिए। डिस्टेंस दोनों के बीच, चार्ज के बीच r है, तो नीचे r स्क्वायर है, और यहां पे g था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां k है, k का मतलब समझेंगे अभी। क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है, याद हो जाएगा। क्लास 11 के लिए बोल रहे हैं, बस याद कर लो, 12 में तो इसका डेरिवेशन पढ़ना आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहां दो चार्ज हमको दिख रहा है, इन दोनों के बीच एक फोर्स है, ठीक है ना, तो इस बात को समझने के लिए हम यहां पे ये बात पढ़ रहे हैं। तो बात आता है सर ये K क्या है, क्योंकि पहली बार पढ़े हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं तो बार बार नहीं लिख रहे हैं। ये K क्या है, तो याद रखिएगा, इस K को क्या कहते हैं, कोलम्बिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कोलम्बिक कांस्टेंट। और ये कोलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वैसे तो डिटेल में जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका वैल्यू याद रखिए आप सीधा सीधी 9 × 10⁹। क्या होता है, 9 × 10⁹, याद रखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं, क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहां पे लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहां पर हमने बात कर लिया किसके बारे में, इस K के बारे में, दिस इज कोलम्बिक कांस्टेंट। अब ये दिख रहा है सर, ये नया चीज आ गया सर, 4 पाई, ये तो पहचानते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो उतना डिटेल में मत जाना, तुम सीधा सीधी K का वैल्यू बता रहे हैं, ये याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, आपको डिटेल में नहीं जाना है, अभी कोई काम का ही नहीं है आपका, 12 में समझेंगे परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी होता है, परमिएबिलिटी होता है, कि बहुत कुछ होता है भाई, तो अभी रिलेटिव परमिटिविटी होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। परेशान नहीं होने का, आप इस पे ध्यान मत जाइए। कहीं अगर मान लीजिए हम अभी इसलिए बता दी, कहीं पे हो सकता है एमसीक्यू बना रहे हो तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, आप डर गए, तो ऐसा नहीं है, आप मत डरिएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्या बातें क्लियर है। तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, यहां पे इन दोनों चार्ज के बीच में, क्या यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, चार्ज है सर, इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स है। क्या है, कोलम्बिक फोर्स, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दुनिया में कभी भी दो चार्ज आमने सामने रखे हुए हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिमाग में घुसाओ, क्या लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है यहां तक, यहां तक अगर क्लियर है तो ये सब बातें हम अभी इस आंसर को ढूंढने में लगा रहे हैं, इस आंसर को ढूंढने में लगा रहे हैं, अभी भी आंसर हमारे पास नहीं आया है। क्या बातें क्लियर है यहां तक, इस आंसर को ढूंढेंगे, यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा सवाल अभी भी ये जिंदा है कि वाई मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेडिएटिंग। फिर थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, आगे समझिएगा, कि जब भी कोई पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, कि जब भी कोई पार्टिकल, मान लीजिए इसको सेंटर माने हैं, ये एक सर्कुलर रास्ता है, पाथ है, और यहां पे कोई मास है, मान के चलिए दिस इज मास, इस पार्टिकल का मास क्या है, m है, और ये पार्टिकल किस प्रकार मूव कर रहा है, इस प्रकार मूव कर रहा है, इस रास्ते में चल रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है, v है, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, r है, समझ में आ रहा है। इस सिचुएशन में इस पार्टिकल पर एक सर्कल के बाहर की तरफ, सर्कल के बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जरा इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये एक बॉब है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत है, यहां पे एक बॉल टंगा हुआ है, क्लियर है। अगर इसको हम ऐसे घुमाएं, क्या समझ पा रहे हैं, ये ऐसा क्यों घूम रहा है, आप सोच के देखिए एक बार। हम ये कह रहे हैं कि इस बॉल को तो हम इस रस्सी से इधर खींच रहे हैं, तो अगर इधर खींच रहे तो ये तो सीधा मेरे हाथ पर आके गिर जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हाथ पर आके गिर रहा है क्या, जब ये ऊपर भी जा रहा है तब भी नीचे आके गिर जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो खींच रहे हैं इसको किधर, हाथ की तरफ। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हम किधर खींच रहे हैं इसको, यहां पर जब ये पोजीशन पे है तो इसको हम किधर खींच रहे हैं, अभी भी नीचे की तरफ ही। तो नीचे की तरफ अगर खींच रहे हैं तो सीधा नीचे आ जाना चाहिए, बट ये नीचे नहीं आकर के आगे मूव कर रहा है इस तरह से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब देयर इज समथिंग। आगे जाके हम क्लास 12 में इसे स्यूडो फोर्स कहेंगे, भूतिया बल हमने नाम दिया है। तो सुनिएगा ध्यान से, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो एक बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे आप क्या कहते हो,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी डेरिवेशन पे मत जाइएगा, फिजिक्स में पढ़ना है आपको, पढ़ाएंगे हम इसे आगे जाकर के क्लास 12 में, सॉरी क्लास 12 बोल रहा, अभी क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम ना, इसे स्यूडो फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि वो ऐसा फोर्स आपको कुछ दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप गाड़ी में चल रहे हैं, समझिएगा, आप गाड़ी में चल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं गाड़ी में, एक्चुअली बस चल रही है, आप बस में बैठे हुए हैं, जैसे ब्रेक लगाता है आप सामने की तरफ झुक जाते हैं, यस और नहीं? नहीं, जब ब्रेक लगाता है तो हम किधर झुकते हैं? सामने की तरफ ही ना? हाँ, सामने की तरफ झुक जाते हैं। कोई पकड़ के आपको आगे की तरफ करता है क्या? नहीं ना, अपने आप आते हैं। तो आप बोल देते हैं सर ड्यू टू इनर्शिया, ऐसे बोलते हैं ना। अरे कोई तो खींचा है यार। तो जिसे आप ना देख सके वो कौन है? भूत। नाम है स्यूडो फोर्स, हम उसे क्या कहते हैं? भूतिया बल, याद रहेगा। तो ये एक तरह का फोर्स है जो आपको दिख नहीं रहा कि कौन लगा रहा है, बट देयर इज समथिंग। अभी आपको प्रैक्टिकली हमने समझाने का प्रयास किया। तो बाहर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े हम। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज सर एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलिए समझ में आ गया है? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो बच्चा, इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास तो है, यस और नो? मास है कि नहीं? ठीक है, तो ये जब ऐसा घूम रहा है, बिल्कुल दोनों सेम सिनेरियो है, तो इसका भी बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। इसके बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो किसके बराबर होगा? सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ई लिख दे रहे हैं। इसका वेलोसिटी कितना लिखे हैं? वी लिखे हैं, वी स्क्वायर। और डिवाइड में क्या लिखेंगे? यहां क्या लिखे हो? रेडियस कितना है? आर। तो बाहर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? एम वी स्क्वायर बाय आर, यस और नो? बोलो क्लियर है कि नहीं? और आपने अभी बोला कि सर ये चार्ज है, ये चार्ज है, दो चार्जेस के बीच एक फोर्स लगता है, क्या? कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपसे पूछ रहे हैं यहां अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव होगा। क्यों होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस को, प्लस ने माइनस को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अंदर के तरफ भी बच्चा एक फोर्स लगेगा, अंदर के तरफ भी एक फोर्स लगेगा, जिसे आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट एफ इक्वल टू, इसका चार्ज कितना अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो मान लेते हैं इसका चार्ज क्या है? Q1 है, इसका चार्ज हम मान लेते हैं Q2 है, तो हम क्या लिखेंगे? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना? अभी पढ़े थे आप। तो देखा ध्यान से, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन के पास दो फोर्सेस है। कौन से दो फोर्स? एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। कूलाम, सॉरी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बोर कहता है कि ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों बराबर है। तो अगर, अगर ध्यान से समझो, अगर ये रस्सी तो दिखेगा नहीं, चलो ठीक है, ये अगर किसी चीज पर इधर जितना फोर्स लग रहा है इधर उतना ही फोर्स लग रहा है, तो ये किधर जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर ये घूमते जाएगा, ऐसा घूम रहा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसमें प्रॉब्लम है? कि ना इधर आएगा ना बाहर जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो हमारा सवाल यह था कि कभी कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो रेडिएट क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रहा? भाई रेडिएट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम क्या है? जब आप न्यूटन फोर्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ाएंगे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई नेट फोर्स यहां क्या है? जीरो है। नेट फोर्स का मतलब क्या? कि इधर जितना फोर्स लग रहा है सर अंदर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो। जहां पे नेट फोर्स जीरो वो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एनर्जी लॉस नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप यहां चुपचाप खड़े हैं तो आपका एनर्जी लॉस होगा क्या? नहीं होगा। कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर ये कहेगा कि एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन कोई डॉक्टर आएगा बोलेगा है सांस ले रहे हो, सांस लेने में भी एटीपी वेस्ट होता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रहा है। एक इंसान का हर टाइम एनर्जी लॉस हो रहा होता है, वो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां मूविंग बॉडी का बात हो रहा है, तो मैकेनिकली हम ये बात समझेंगे वेयर देयर इज नेट फोर्स, वेयर देयर इज नो फोर्स, नेट फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स, तो क्या बोलेंगे उसको? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा बच्चा तो रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन नहीं होगा तो जैसा घूम रहा है घूमता जाएगा। क्या आंसर मिल गया? क्या आंसर मिल गया? तो क्या लिखेंगे यहां पर? ये बात को आप लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्टेन
orbit, it exhibits two opposite and equal forces. Two opposite and equal forces that gives it an equilibrium state, that gives it a equilibrium state, so that there is no loss of energy. There is no loss of energy. बस इतना ही लिखिए, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी वाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? तो ये बात तक तो हम पहुंच गए बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स। समझ में आ गया? देखिए फिजिक्स में कितना दम है। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फिजिक्स आपका आंसर दे रहा है। तो फिजिक्स में अच्छा कमांड रहना चाहिए। कैसे कमांड रहेगा? मैथ्स अच्छा पढ़ने से। मतलब ओवरऑल घूम फिर के पीसीएम का बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए हम तीनों ही ट्राई करते हैं पढ़ाने का, क्योंकि मैथ अगर अच्छा पढ़ाएंगे ना तो फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा होगा। फिजिक्स अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आपको तीनों चीज जानना है, तो हमें भी तीनों चीज जानना जरूरी है। तो हम इसीलिए ट्राई करते हैं कि तीनों पढ़ाएं। बाकी समझ में आ गया है क्या? यहाँ पर बातें क्लियर है? कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट उठ के ये मत बोलना सर बायोलॉजी भी आना चाहिए। यस, आपको पता है कि केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो बायोलॉजी भी आना चाहिए, या कह सकते हैं कि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि आप न्यूक्लिक एसिड वगैरह पढ़ेंगे ना, डीएनए पढ़ेंगे ना। बायोलॉजी में तो डीएनए पढ़ोगे। डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और न्यूक्लिक एसिड किसमें पढ़ना है? केमिस्ट्री में। तो सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। अगर आप साइंस के दुनिया में हैं तो आपको पास सारे नॉलेज होना चाहिए। आप यही कहेंगे। आप इस दौड़ से निकल जाइए कि कोर्स में क्या लिखा हुआ है। कोर्स में जो लिखा हुआ वो तो पढ़ना है, साथ में आपको नॉलेज पर भी फोकस करना है कि हमें पढ़ाई करना है, सीखते रहना है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस बात पर आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अभी इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कितना होता है हम निकालें। बहुत सारी बातें हमने यहां पे कवर कर लिया जो यहां पे इस्तेमाल होगी। सीधा सीधी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा नॉलेज को, ये रहा, मान लीजिए एटम का एक रेडियस है। यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इसका रेडियल वेलोसिटी बोलिए या लीनियर वेलोसिटी बोलिए, वो कितना है? v है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो फोर्सेस है, यस और नो। आपको अभी थोड़ा देर पहले पता चला। एक, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इस वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स है जिसे आप क्या कहोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा? दैट इज mv²/r। और यहां m नहीं लिख करके हम क्या लिख दे रहे जानते हैं? न मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me लिख दे रहे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अंदर की तरफ क्या? अट्रैक्टिव फोर्स। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम यहां लिख दे रहे हैं Fe या लिखिए या Fc लिखिए। E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और C का मतलब कूलम्ब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है? बताओ जरा यहां चार्ज कितना है? यहां पे चार्ज कितना है? सुनो ध्यान से, याद रखिएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम क्या लिखते हैं? E। क्या लिखते हैं? E। और E का वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा था, माइनस का बात कीजिए। ऑब्वियसली लो ना, यहां पे हम एक काम करते हैं, माइनस ही लिख देते हैं तो समझ जाओगे माइनस का बात हो रहा है। अच्छा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ना? चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है। उतना ही होता है तो हम क्या लिखेंगे? E। अरे असल में ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, उसका सिंबल क्या है? E। क्लियर है कि नहीं? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बार बार लिखोगे परेशान हो जाओगे, इसीलिए हमने एक सिंबल क्रिएट किया है। क्या बोलते हैं उसको? E। अरे E माइनस मत लिखिएगा। देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ? E माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। और ओनली E लिखा हुआ मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दोनों का ही चार्ज सेम होता है। और ये कितना होता है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो जरा क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है।
तो ये बात क्लियर है। तो यहां पर कितना चार्ज है, अगर आपसे बोले कि सर यहां पे आपने क्या लिखा था, सर यहां पे क्या लिखा था, Q2 लिखा था शायद, यस और नो, यहां पे चार्ज कितना लिखा था, Q1 लिखा था। ये Q2 चार्ज कितना है जरा बताएंगे सर? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? कहां है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर, बोलो जरा। अरे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उतना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -e, ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पे, -e। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ई का मतलब बता दिए यार, ई जहां जरूरत पड़ेगा वो बैठाना तुम, क्लियर है? बोलो न्यूक्लियस का चार्ज कितना, क्या न्यूक्लियस में होता कौन है, प्रोटॉन होता है। केठो प्रोटॉन है, केठो प्रोटॉन है, पता है क्या, नहीं ना? कितना प्रोटॉन होता है सर? एटॉमिक नंबर इस एटम का, जो एटम हमने लिया है, वी डोंट नो दैट। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है जिसे आप जेड कहते हो, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यस और नो? नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पर अगर 1 प्रोटॉन है तो क्या होगा चार्ज, E, और अगर 10 प्रोटॉन है तो चार्ज क्या होगा, 10E। अगर Z प्रोटॉन है तो ZE। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पे प्रोटॉन उतने ही होंगे जो इसका एटॉमिक नंबर होगा इस एटम का। तो हम यहां पे चार्ज को हम क्या लिख दे रहे हैं, Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, अरे यहां लिख दे ZE, समझ जाओगे। न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, Z × E। Z इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए या एटॉमिक नंबर बोलिए, दोनों सेम होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहां लिखेंगे कि फोर्स जो लग रहा है, दोनों अलग अलग फोर्सेस के बारे में यहां बात करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहां पे फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। क्या, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बताइए जरा, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कितना लग रहा है सर? K Q1 Q2 बाई R², यस और नो? तो रेडियस हमने तो लिया नहीं, रेडियस कितना है मान लो, R मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो तो क्या लिखेंगे यहां पे, K Q1 कितना है, ZE है सर, Z × E। Q2 कितना है सर, -E, दिख रहा है, बाई R²। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक तो फोर्स दिख रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो जरा, mv²/r, जिसे आप क्या कह रहे हो, MEV²/r। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस जगह पे बने रहना है, अगर ना अंदर आना है ना बाहर जाना है, तो ये दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, यस और नो? होना पड़ेगा कि नहीं बराबर? ऑपोजिट तो होना ही पड़ेगा और बराबर भी होना पड़ेगा, यस और नो? अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपने जगह पे बने रहना है, ना अंदर आना है ना बाहर जाना। बाबू देखो ध्यान से, अंदर कब आ जाएगा, जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा। बाहर कब चला जाएगा, जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा। हम कह रहे हैं यहीं पे रहता है, इस ऑर्बिट में घूमते रहता है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि बाहर का जो फोर्स है, अंदर का जो फोर्स है, वो दोनों आपस में बराबर है और ऑपोजिट है। कह रहे हैं यहां पे टू बी स्टेबल at its position, या कह सकते हैं at its orbit, these two forces should be equal in magnitude। अरे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर इधर 10 न्यूटन फोर्स है तो अंदर की तरफ भी 10 न्यूटन फोर्स ही होना चाहिए, तभी तो बराबर रहेगा। अगर अंदर की तरफ 11 न्यूटन हो गया तो अंदर की तरफ आ जाएगा, अगर बाहर की तरफ 11 न्यूटन हो जाएगा तो बाहर की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो हम यहां लिखने जा रहे हैं, इस फोर्स को इस फोर्स के साथ बराबर कर दीजिए। हम यहां लिखने जा रहे हैं के ZE -E/R² इक्वल टू, क्या लिखोगे, MEV²/R। बोलिए सही लिखा हुआ है? क्लियर है कि नहीं है? गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इधर जितना फोर्स है इधर उतना ही फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या डायरेक्शन भी सेम है?
भाई ऑपोजिट है ना, अगर ऑपोजिट फोर्सेस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तरफ माइनस लगाना पड़ेगा। बात समझिए, ये जिधर है उसका उल्टा तरफ ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस आएगा, समझ में आ रहा है, और यहां पहले से माइनस दिख रहा है आपको, तो प्लस माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो हो जाएगा। हम कह रहे हैं नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन के लिए हम यहां क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। समझ में आ गया है, आप चाहो तो इधर भी माइनस लगा सकते हो, दोनों में से एक तरफ लगाओ, किधर भी लगाओ। क्लियर है कि नहीं यहां तक? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपको पता है के का मतलब क्या होता है बच्चा, के का मतलब अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चीज को भी लिख सकते हैं या 9 × 10⁹ को भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहां लिखने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके जगह पे, के के जगह पे। ध्यान दीजिएगा, जेड है, जेड लिख दिया, ई है, ई है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, ई स्क्वायर, और नीचे में क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस छोड़ दिया, नहीं छोड़े हैं, माइनस आगे लिख दिए। क्लियर है कि नहीं है? आगे ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस है, एम ई वी स्क्वायर बाई आर, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया बच्चा लोग, तो आगे क्या निकल रहा है, यहां से भी स्क्वायर निकाल दीजिए। क्या बोल रहा है, भी स्क्वायर निकालिए, निकालिए देर। वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आर ऊपर चला जाएगा, ये एम नीचे आ जाएगा, बस। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ये आर और यहां आर स्क्वायर है, एक तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, रहने दो फिर, इस मास को बस नीचे लेके आ जाना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा ना, जेड ई स्क्वायर इधर बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है सर, पाई, सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा बचा हुआ, एक क्या बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, एम ई। ध्यान से देखिए, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो वी स्क्वायर का वैल्यू हमने लाया है यहां पर, इसका इस्तेमाल अभी थोड़ा देर में करेंगे हम, इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखा, इसका इस्तेमाल करेंगे अभी हम। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने ये इक्वेशन बना लिया है और आप ये यहां तक लिख करके रखे हैं। एक और इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोर ने एक पोस्टुलेट दिया था जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट्स में मूव करता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एम वी आर, यहां से लिखना चालू करें, दैट इज एम वी आर इक्वल टू क्या हो सर, एन एच बाई 2 पाई हो। यस सर, पढ़े हो कि नहीं? एन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट है तो 1, सेकंड ऑर्बिट है तो 2। ये एम क्या है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, इसको नहीं लिख रहे। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बात, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हैशटैग देखिए, ये जानते हैं हम लोग, तो हम यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, ऐसे करके लिख लीजिए, वी नो दैट, ये हम जानते हैं बोर के पोस्टुलेट से। तो भाई यहां से भी निकालो, तुम यहां से भी निकालो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एन एच बाई 2 पाई, पहले से इधर है, ये एम ई नीचे आ जाएगा और ये आर भी नीचे आ जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहां से हमें वी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहां तो वी स्क्वायर निकाल के रखे हैं, तो इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अरे 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, दोनों में क्या निकाला हुआ है, वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या है ना, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम ई। बोलिए क्लियर है? ये रहा, हम इक्वेशन 1 से इसको उठाएं, इक्वेशन 2 में ये दिया हुआ है, लिखेंगे ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई आर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है, अब इसको मिटा दिए। बोलिए क्लियर है? अब यहां से क्या टारगेट है, आर निकालना। देख रहे भाई, आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा क्या यहां से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना यहां पे? अच्छा भाई, इसका स्क्वायर किए थे ना, तो इसका स्क्वायर किए थे तो पाई स्क्वायर तक किए, एम ई का स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, सॉरी यहां पे एम ई का कहां, ये पहला वाला से उठाए थे, यहां से स्क्वायर, यहां से स्क्वायर। अब ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ गया? अरे स्क्वायर किए थे यार, उसका स्क्वायर करने भूल गए थे। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते, बड़े बड़े दुनिया में छोटी छोटी गलतियां होती है। आगे बात करते हैं, जो जो कटेगा काट सकते हो आप, काटो, देखो
यहां से आर एक कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां से एम ई कट जाएगा, यहां से एम ई स्क्वायर है ना, एक बचेगा। और क्या, यहां से 4 कट जाएगा सर, 4 कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा है ना, पाई स्क्वायर था, एक पाई कट जाएगा, और कुछ और कुछ और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, तो यहां क्या बचा एक बार लिखते हैं, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट, और कुछ नहीं, और कुछ है क्या, नहीं, इक्वल टू इधर क्या बचा ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक पाई बचा हुआ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये रेडियस बचा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? हमारा टारगेट क्या था, हेडिंग लिखा हुआ है, हाँ रेडियस निकालना, ये आर निकाल दीजिए। तो यहां से आप आर को इधर लेके आ जाइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम ई, ध्यान दीजिएगा ये जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है ऊपर चला जाएगा। बोलिए क्लियर है, बोलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक सब कुछ ठीक है। एक काम कीजिएगा, जिन चीजों के बारे में आपको पता है, माने क्या कांस्टेंट है उसको अलग कीजिए। तो हम यहां लिख रहे हैं आर इक्वल टू, कांस्टेंट कौन कौन सा है सर, एन कांस्टेंट है क्या, अरे नहीं यार, ये फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट भी हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है। एच, हाँ सर प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो एक साथ लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे एच स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट अभी थोड़ा देर पहले बोला था, वैसे आप नहीं जानते, अभी थोड़ा देर बाद फिर बताएंगे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, आगे बात करेंगे इसको। एक कांस्टेंट है, वैल्यू भी बता देंगे अभी थोड़ा देर में, चिंता मत कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है 8.85 समथिंग होता है। और क्या बच रहा है, नीचे देखिए ध्यान से, पाई बच रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो कांस्टेंट ही होता है, पाई हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्या सर, जेड, सर एटॉमिक नंबर, ओह अच्छा एटम तो फिक्स नहीं किए थे हम, तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये तो फिक्स है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं है, इस एम ई को छोटा लिखना, बेस पे लिखा हुआ, क्लियर है कि नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, बोलो समझ में आया। यहां तक ये बात है, कांस्टेंट आ गया, और बचा क्या ना, ऊपर सर एन स्क्वायर आपने नहीं लिखा है तो एन स्क्वायर लिख दिया, और नीचे आपने क्या नहीं लिखा है, जेड नहीं लिखा है, आपने जेड लिख दिया। बोलिए क्लियर है क्या, ऑब्वियसली क्या किया, समझ में आ रहा है। जिन चीजों के बारे में आपको वैल्यू पता था उसको अलग कर लिया, और जो बात फिक्स नहीं है, जो बदल सकता है, जैसे एन का वैल्यू बदल सकता है, एटॉमिक नंबर बदल सकता है, उसको हम अलग रख दिए। क्लियर है कि नहीं? अब इनके बारे में बात करते हैं, कौन क्या है। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू बताते चले, चलिए बात करते हैं एक एक करके बात करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू यहां पे बताना जरूरी है क्या, नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं, ये सब बात पता है। एच का वैल्यू क्या होता है, हाँ ये बात आपको दिख रहा है कि अच्छा ये सारे जो है क्या है, कांस्टेंट है, बस इतना ही बोलेंगे। ऑल आर व्हाट, ऑल आर कांस्टेंट। और जिन सभी का वैल्यू आपको पता है, जानने का जरूरत नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पाई का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 समथिंग होता है, कभी यूज नहीं करना है आपको क्लास 11 में, चिंता की बात नहीं। एच प्लैंक कांस्टेंट बता चुके हैं, तो सब कुछ पता है। कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, जो कि वैल्यू निकल करके आएगा यहां पर बच्चा आएगा, ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू, यहां जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो वैल्यू निकल के आएगा 0.529 क्या निकल के आएगा 0.529, और यहां पे क्या दिख रहा है, एन स्क्वायर बाई जेड, और ये जो डाटा निकल करके आएगा किस में आएगा, यूनिट एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखना होगा, मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं है, क्या है एंगस्ट्रॉम में, याद रहेगा। प्रिसाइजली याद रखो ना, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है ना, 0.53 समझ में आ रहा कि नहीं, राउंड ऑफ कर दिए, एन स्क्वायर बाई जेड, याद रहेगा इतना एंगस्ट्रॉम। बोलो याद रहेगा, अरे याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। ध्यान दो यहां पे एन लिखा हुआ, एन का मतलब क्या है, वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, तो हम यहां आर के जगह आर एन लिख देते हैं, तो आप समझ जाइएगा। अगर पहला ऑर्बिट का रेडियस निकालिएगा बच्चा, तो एन के जगह क्या बैठाइएगा 1, तो क्या हो जाएगा यहां पे 0.53 डिवाइड बाई जेड। बोलो हाँ कि ना, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, कौन सा एटम का रेडियस निकाल रहे हो देख लेना तुम, बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर R2 निकालोगे तुम, R2 मतलब सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालोगे तुम, तो यहां क्या बैठाओगे 2 का स्क्वायर 4, मतलब आ जाएगा 0.53 इंटू 4 डिवाइड बाई जेड, एटॉमिक नंबर बैठाना है आपको, एटम का जो भी होगा, क्लियर है कि नहीं।
अगर थर्ड निकालोगे तो आप क्या निकालोगे यहां पे 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9 डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉन एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें क्लियर है? क्लियर है? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। व्हाट इज रेडियस ऑफ एटम? 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो डेरिवेशन कैसे किए समझ में आया? ये आपके क्लास 12 में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ध्यान अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं आसानी से। लिख रहा है यहाँ पे फाइंड द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। आपके पास सोडियम एटम है, ये रहा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 11। ओके, इसका रेडियस निकालना है। सीधा फॉर्मूला बैठाओगे आंसर लाओगे? बनेगा नहीं। क्या बैठाओगे जरा बताओ? हम चलो फॉर्मूला लगाते हैं। R इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, बोलो क्या बैठाएंगे एन की जगह पे? हाँ, यहीं पे प्रॉब्लम होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब आप z का वैल्यू यहां लिख लिए हैं तो इसके बाद आपको यह बात पता होना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस है, यहां तक हमने अभी पढ़ा नहीं है, बाकी आप क्लास 9 तो पढ़े हैं, इतना तो हमको पता होगा कि क्या होता है कि सोडियम, ये न्यूक्लियस बनाया हमने, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसे आप के कहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बोलिए हाँ कि ना। उसके बाद एल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। मतलब इसके कितने ऑर्बिट्स हैं? कितने ऑर्बिट्स हैं? समझ में आ रहा कि नहीं? 3 ऑर्बिट्स है। तो समझ में आ रहा है रेडियस ऑफ क्या निकालना होगा? थर्ड ऑर्बिट निकालना होगा, क्योंकि आपको बोला है सोडियम एटम। सोडियम एटम में कितने ऑर्बिट्स हैं? 3 ऑर्बिट्स है। तो एन का वैल्यू क्या बैठाना पड़ेगा? 3। कैसे पता? समझ में आया? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? के एल एम, यहां 3 ऑर्बिट्स है। अब आप बैठा सकते हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए R3। क्या हो जाएगा यहां पे ना? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहां n का वैल्यू आप क्या बैठाएंगे? 0.53। बच्चा n का वैल्यू 3 है। हियर n इक्वल टू क्या है? 3 है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज 11। बस आप वैल्यू निकालिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इस चीज को हम देख के बता रहे हैं, आंसर क्या होगा आप मैच कर लीजिएगा। 0.434 0.434 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आते हैं सवाल पे, क्या कह रहा है देखिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन, तो सोडियम आयन क्या होता है सर? Na+ होता है। क्या होता है? Na+। तो क्या एटॉमिक नंबर बदल गया है? नहीं, एटॉमिक नंबर उतना ही है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें? अगर आपसे इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो पहले सर कितना था? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है। बच्चा क्या होगा? 2,8। उसके बाद कुछ नहीं होगा यार, नहीं होगा तो ऑर्बिट भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट कहां से? यहां प्रॉब्लम ये नहीं है, पता है इस जगह पे क्या होता है कि घर बना बना के लोग छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे लोग है तो घर है, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो घर है, मतलब ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा वहां तो वो ऑर्बिट होगा, अदरवाइज ऑर्बिट होगा ही नहीं। ऑर्बिट कोई जगह है ही नहीं, एक्चुअली वो खुद जाके उस जगह को बनाता है। जब वो खुद नहीं है तो वो जगह है ही नहीं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं, के एंड एल। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो यहां n का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और z का वैल्यू अभी भी फिक्स है। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा? सेकंड ऑर्बिट के लिए होगा ना 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो क्या लिखेंगे? 0.53 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 बाई जेड दैट इज 11। अब यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन करके आप लाएंगे तो आंसर आएगा 0.193 एंगस्ट्रॉम। अब आपको ये समझना है अदर देन दिस, क्या कि भाई सोडियम एटम बड़ा होता है साइज में कि सोडियम आयन बड़ा होता है साइज में? देखिए ध्यान से, कौन बड़ा है? सोडियम एटम। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अरे भाई सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता तो साइज बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो डिपेंड करता है कि ऑर्बिट बढ़ा रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन एक आएगा तो बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, बट डिपेंड्स कि वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, इस टाइप के सवाल हो सकते हैं। चलिए एक जनरलाइज्ड केस आपको याद रखना पड़ेगा फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर
हाइड्रोजन एटम। बच्चा हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? जेड का वैल्यू, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 1, हमेशा 1। तो इसके लिए अगर हम वैल्यू लिखें, रेडियस का वैल्यू लिखें, आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड। जेड का वैल्यू कितना? 1। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना एंगस्ट्रॉम। तो आप कह सकते हैं आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओनली 0.53 एन स्क्वायर। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब ये है कि पहला ऑर्बिट तक का अगर आपको रेडियस निकालना है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहां लिखते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू अगर 1 है, एन का वैल्यू अगर 1 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर सेकंड ऑर्बिट का बात करें तो क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू एन स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा लिखेंगे आप। थर्ड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन ऑनली। बोलिए क्लियर है? तो रेडियस आपको समझ में आ गया है। अब चलेंगे आगे हम वेलोसिटी की तरफ, कि कोई ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो रेडियस उसका क्या है हम तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा ये भी निकालने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है ना, कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो वेलोसिटी कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो वेलोसिटी कितना होगा। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, वी नो, वही वाला एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर इक्वल टू क्या होता है? एन एच बाई 2 पाई। कितना काम का चीज है देखो। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m ही लिख दिए। v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस ऑर्बिट में है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस ऑर्बिट में है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, r के जगह rn लिख दे, बाद में लिख देंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो देखो, यहां से वेलोसिटी निकालो बाबू, यहां से वेलोसिटी निकालो। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एन एच बाई 2 पाई। यहां पे आपका m है, यहां पे आपका r है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू r। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एन एच बाई 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक सब कुछ ठीक है? इस पे ध्यान दीजिएगा, r पे। अभी रेडियस निकाला ना तुम, अभी रेडियस निकाला, और रेडियस का वैल्यू जो तुम लिखा है उस चीज को यहां पूरा पूरी लिखना होगा। चलो, क्या लिखा हुआ था? रेडियस का वैल्यू एकदम एज इट इज, वैल्यू नहीं लिखेंगे, मतलब जो हम लोग डिराइव करके लाए हैं उस चीज को लिखेंगे हम। यहां पे बच्चा सही से नहीं लिखा हुआ, लाइए थोड़ा देखें, कॉपी लाए हैं, दीजिए थोड़ा सा, अभी जस्ट डिराइव कराए हैं। आर के जगह उस चीज को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो जैसे कि हमने आर के बारे में यहां बात किया, यस ये है, आर के जगह पे लिखा हुआ एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है? आर की जगह क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, दिख रहा है सबको? ये था, और डिवाइड में था पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड ई स्क्वायर, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड ई स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर के जगह हमने ये बात लिख दिया, डेरिवेशन करके भी थोड़ा देर पहले लाया। अब हम क्या करते हैं, जो कट सकता है उसको काटिए। यहां देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और कुछ कटेगा? देखिए ध्यान से, यहां से एक h और यहां h स्क्वायर है, ये कट जाएगा। यहां से n है, यहां n स्क्वायर है, ये कट जाएगा। बस, तो v इक्वल टू आ रहा है यहां पे, ऊपर कुछ नहीं बचा। इसके नीचे क्या बच रहा, देखिए वो ऊपर चला जाएगा। क्या है ना सर? z है और e स्क्वायर है डिवाइड बाई, इस लाइन पे देखिए क्या है? 2 है, क्या है? n है, h है और एप्सिलॉन। फिर से वही काम कीजिए, जो कांस्टेंट्स है उसको अलग कर लीजिए। जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई स्क्वायर लिख दी, 2 कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, n तो कौन सा ऑर्बिट है, ये वेरिएबल है, और ये एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं?
जो बचा हुआ वैल्यू है उसको लिखिए, क्या है, जेड है, और नीचे क्या है, एन है। जेड एटॉमिक नंबर चेंज होता रहेगा अलग अलग एटम्स के लिए, और एन क्या है, कौन सा ऑर्बिट का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। यहां जो भी चीज आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका वैल्यूज पता है आपको, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, सबका वैल्यू पता है। तो आगे बढ़ते हैं। V इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट्स है इसके वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो, और बचा क्या है, जेड बाई एन, किस में निकल रहे हैं आप, मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं। कई किताबों में यहाँ पे 10 टू द पावर 8 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखा रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। 10 टू द पावर 6 लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकंड, और 10 टू द पावर 8 लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। बोलिए क्लियर है। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू आपका वो लिख दिया हमने। क्लियर, अब सुनिएगा ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में, एन ऑर्बिट में, यहां एन लिखा हुआ है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हम बोलते हैं ये। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी बैठाइएगा तो वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, ठीक है, याद रहेगा, मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट अगर पहला ऑर्बिट है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, v1 होगा, जो कि क्या होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। हमको एटम नहीं पता है तो जेड लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो ये इसका मतलब, ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, इंटू सीधा सीधे क्या लिखेंगे, जेड इतना मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है वेलोसिटी तो सीधा ये फॉर्मूला बैठाओ, खाली एटॉमिक नंबर डाल देना, किस एटम के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोले क्लियर है। अच्छा, सेकंड के लिए निकालोगे तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन, एन क्या है यहाँ पे 2 है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम। सबको तो फॉर्मूला याद कर लो फटाक से, क्या होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन बनाएंगे इसका, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। किसी सोडियम एटम के सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ये निकालना है। तो बात है सोडियम एटम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, और 11 अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार 281 है। सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यह है सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट। तो एन का वैल्यू क्या होगा रे, 3 है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बोलता सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताइए तो एन का वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ जो फॉर्मूला बैठाइएगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, अरे थर्ड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो V3 निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे क्या निकालना होगा ना, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या है ना, जेड बाई एन, एन का वैल्यू क्या है 3 है। अरे जेड का वैल्यू क्या है, सीधा बैठाओ ना 11। बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्या ना, मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ एन का वैल्यू 3 क्यों बैठा है, समझ में आया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो कहां घूम रहा है ये बैठाना है आप। सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर सेवेंथ वाला, सॉरी सेवेंथ बोल रहे हैं भाई, 10th नंबर इलेक्ट्रॉन अगर बात होता तो कहां पे घूम रहा था, सेकंड में। समझ में आ रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बात होता तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा, तो 1 लिखते हैं। समझ में आ रहा है। तो वेरियस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं अलग अलग एटम्स दे करके। यहाँ सोडियम दिया है। अब आता है बात कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन क्या कीजिएगा, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.18 का 11 के साथ। अरे 2.18 दिख रहा है, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ना, 812, फिर से 812, यहाँ दिख रहा 8932, 2 के आगे पॉइंट, तो यह आ रहा है बाबू 23.98 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, 2398 कर लीजिए डिवाइड बाई 3, 2 पॉइंट है, नीचे 2 जीरो जाएगा, नीचे 2 जीरो जाएगा, ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 बचेगा मीटर पर सेकेंड। अब ये तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, क्या है, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 2398 डिवाइड बाई 3 है, तो ये आ जा रहा है आपका
799.3333 ऐसा चलता जाएगा। तो क्या आ रहा है 799.333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है इंटू 10⁴। साइंटिफिक नोटेशन पे लिखिएगा। फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? साइंटिफिक नोटेशन पे लिखिएगा 7.9। ध्यान दीजिएगा, 1-2 पॉइंट आगे गया है। यस और नो? क्या करना होगा आपको यहाँ पे 10⁻। कितना लिखेंगे बोलो जरा फटाक से। यहाँ 4 लिखा हुआ है। हम इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉइंट उधर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट इधर लाते हैं तो क्या करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉरी 2 0 और बढ़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा कि नहीं? अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 799 आ जाएगा कि नहीं? तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 10⁴ पहले से है तो 2 0 और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और राउंड अप करके इसको लिख सकते हैं क्या बाबा 8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? तो क्या बच रहा है अब बच रहा है एनर्जी का खेल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। अभी तक ऑर्बिट कह रहे थे और बोर्स ऑर्बिट कह दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अब जो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया गया था ना, अब जो है बोर ने अपना नाम दे दिया। असल में बोर ने नहीं दिया, बाकी सब ने उनके रेस्पेक्ट में इन ऑर्बिट्स को क्या कहने लगा, बोर्स ऑर्बिट, क्योंकि सारा कैलकुलेशंस किसके हाथों से हो रहा था, बोर्स के हाथों से हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये रहा न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये रहा पहला ऑर्बिट, ये रहा सेकंड ऑर्बिट, और हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि हर ऑर्बिट का, ये पहला ऑर्बिट n = 1, ये दूसरा ऑर्बिट n = 2, इस ऑर्बिट का एनर्जी अलग होगा, इस ऑर्बिट का एनर्जी अलग होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी? एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एनर्जी। आप बोल सकते हैं एनर्जी इज द ईज, एनर्जी ही वो कारण है जिस कारण आप वर्क कर सकते हैं। हियर इलेक्ट्रॉन इज वर्किंग, isn't it? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन दिस ऑर्बिट, so movement is also a work. So to move in this orbit, this electron must have energy. Yes or no? If electron is present in this orbit, it has different energy than this. All the electrons present in respective orbit have their different energies. मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी अलग होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी अलग होगा। बात वही चल रहा है कि इसका एनर्जी क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चा समझो, यहां पे हम सिर्फ 2 टाइप के एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होगा? काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होता है ना, मूवमेंट की वजह से। सर वेयर देयर इज मूवमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट देयर इज काइनेटिक एनर्जी, isn't it? और उसका पोजीशन के वजह से कौन सा एनर्जी होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां है, इस वजह से कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू पोजीशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड ड्यू टू मूवमेंट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी का बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले काइनेटिक एनर्जी का बात कर लेते हैं इन nth ऑर्बिट। भाई साहब कौन सा ऑर्बिट है ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑर्बिट में हो सकता है। n की जगह पे 1 बैठाइएगा तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बैठाइएगा तो दूसरा ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो फॉर्मूला पता होता है, क्लास 9 से पता होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 12 mv²। ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। m इज व्हाट? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज इट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम यहां पे कुछ चीजें लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहां वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है nth ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। फॉर्मूला आपका ये आया था, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट आया था। तो इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है अभी बोर ने कैलकुलेशन करके ये दिया था, एज इट इज हम यहां पे पुट कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इट इज E²/2h एप्सिलॉन नॉट, और z भी है, n भी है, z/n। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
कोई दिक्कत समझ में आ गया है? अब कैलकुलेशन करके आएगा क्या, देखिएगा ना, यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा ध्यान से, ई स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर, मतलब ई टू द पावर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पे जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 दैट इज 8। एच है, एच का स्क्वायर हमने कर दिया, एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर कर दिया, एन है, एन का भी स्क्वायर कर दिया। बोले क्लियर है कि नहीं? यहां तक ठीक है? सो दिस इज द क्वांटिटी दैट यू आर फाइंडिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फाइंडिंग आप ला रहे हैं, इस चीज को हम यहां पे नोट कर लेंगे। इसको मिटा रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताए थे। व्हाट यू आर गेटिंग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपने पाया क्या ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एन स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? इसको लिख के रखे, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी दैट यू आर फाइंडिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होना चाहिए। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट। यहां n आया है, n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट का। 2 पुट कीजिएगा तो सेकंड ऑर्बिट का आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां हमने लिख के रख लिया है काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का। मिटाएं क्या इसको? मिटा रहे हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब हम लिखने वाले हैं ना पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होता है, तो वो है क्यों वहां पे इलेक्ट्रॉन? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये किस वजह से है? तो आप कहेंगे कि सर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो पोटेंशियल एनर्जी के कई टाइप्स होते हैं बच्चे। जब आप वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स के टीचर से पढ़ेंगे तब आपको वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया जाएगा, जो कि आप पढ़ते होंगे कि किसी हाइट से, किसी सरफेस से सर h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेके जाया जाए, इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? mgh। बट दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सभी जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं होता है। यहां पे ग्रेविटी के वजह से बात नहीं हो रहा है, यहां किसके वजह से बात हो रहा है? यहां पे बात हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं? कोलम्बिक फोर्स जिसे आप कह रहे थे, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या है? कोलम्बिक फोर्स। तो यहां डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे यहां पे जानते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज, आप कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का डेरिवेशन करके बताइए। नो, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। यहां एज इट इज बता रहे हैं। जैसे कि आपने पता है, आपको पता होगा कूलाम्ब फोर्स के बारे में आपने पढ़ा। सर दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, क्या पढ़ा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली पढ़ाना हमने बोला कब? 12 में आपको डेरिवेशन पढ़ना है। सिमिलरली यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आपको क्लास 12 में डायरेक्ट पढ़ना है। दैट इज नथिंग बट क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R। इतना याद हो जाएगा, समझ में आ रहा? व्हाट इज R हेयर? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा ऑर्बिट का रेडियस आप लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चा U से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? U से। तो U ऑफ n मतलब nth ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं? तो n ऑर्बिट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पुट करते चलिएगा। K का मतलब क्या होता है आपको पता है? K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले भी यूज किए हैं हम, तो हम यहां लिखने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। व्हाट इज Q1? चार्ज एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर Z इंटू ई। यस और नो? Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर बोलिए, और E क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का कितना चार्ज? इसके पहले भी डिस्कशन हो चुका है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना सर? E होता है।
दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है तो यहां पे क्या लिखना होगा, माइनस ही। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। डिवाइड करेंगे हम किसके साथ ना, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट है ये। तो nth ऑर्बिट के बारे में बात हो रहा है, तो देखिए यहां पे मैं एक और फॉर्मूला लिख के रखा हूं nth ऑर्बिट का रेडियस के लिए, जो कि आप पहले डिराइव कर चुके हैं, फिर से मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो उसको हम यहां पे पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे यहां पे हम, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e स्क्वायर जेड। स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। क्या यूज किया हम, के, ये हो गया, Q1 ZE हो गया, Q2 -E हो गया, और Rn डिवाइड में ये पूरा पूरी लिख दिया हमने। अब कैलकुलेशन का बात है तो U ऑफ n, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज, बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, यस और नो। कुछ कट सकता है तो काट लीजिए, देखिएगा ध्यान से, यहां पे पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, हमको अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं, यस लेके चलिए। क्या है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर और पाई, ये नीचे था एकदम ऊपर लेके चला गया। यहां पे क्या है आपका ना, जेड है, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। सर एक एक्स्ट्रा माइनस दिख रहा है, हम आगे माइनस लिख दिए, एकदम सिंपल, धीरे धीरे बच्चा जैसा कर रहे हैं। फिर कह दो नॉट फॉर बोर्ड्स, डेरिवेशन इज नॉट फॉर बोर्ड्स, ध्यान रखिए, डेरिवेशन इज नॉट फॉर बोर्ड्स। जो इसका रिजल्ट आएगा वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है कि नहीं है। बट क्लास 12 में सेम डेरिवेशन आपको करना होगा, तो एक बार आप यहां कर ले रहे हैं तो 12 में आसान लगेगा बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है देखिएगा, यहां पे है 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 है एप्सिलॉन नॉट है, h स्क्वायर है, फिर से एप्सिलॉन नॉट है, चलो लिखो कोई बात नहीं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या है n स्क्वायर है, बस। और कुछ बच रहा है, नथिंग। तो चेक कीजिएगा, UN इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मास क्या बच रहा है, नीचे मास नहीं है, चलो ठीक है, माइनस लिख दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ई स्क्वायर ध्यान दो, पाई को पहले लिख देते हैं, पाई लिख दिए, चलो ठीक है, पाई नीचे नहीं है, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4, क्लियर है कि नहीं। जेड है, जेड हमने लिख दिया, डिवाइड में देखिएगा ध्यान से, क्या है यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर और n स्क्वायर, ये मिला आपको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट में है, वी डोंट नो। अब ध्यान दीजिएगा, हम यही सेम फॉर्मूला को यहां पे लिख रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, लिख रहे हैं, देखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पाई वगैरह कटेगा कहीं से क्या, देखो चेक करो बढ़िया से। अरे पाई तो कट गया यार, पाई कट गया ना, ये पाई ऊपर कैसे चला गया, अरे यार ये जेड है, ध्यान दो, ध्यान से, ME स्क्वायर इंटू जेड है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, पाई नहीं है बॉस, चेक कीजिएगा, ये पाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जेड इंटू जेड, यहाँ जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए ध्यान पूर्वक करें, आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज का, क्लियर है कि नहीं। अब रट के तो घर से आए हैं नहीं भाई, आपके सामने कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, आगे बात कर रहे हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहां लिखने का ट्राई किया, तो माइनस लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, e टू द पावर 4 लिखने जा रहे हैं, और z स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा यही लिखा है। नीचे क्या है, 4 है, 4 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर, n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर, n स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं है। तो दोनों हमने डेरिवेशन करके आपके सामने रख दिया, अब आप संतुष्ट हैं, हमने जो रिजल्ट आया वही यहां लिखा है। अब इन रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है कि नहीं है, इन रिजल्ट्स के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिजल्ट्स आपने पाया काइनेटिक एनर्जी का nth ऑर्बिट के लिए और पोटेंशियल एनर्जी का nth ऑर्बिट के लिए, आपके सामने क्लियर है। क्या आप इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज देख पा रहे हैं, बच्चे देख लिए जिनको देखना है, ध्यान दीजिएगा। ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e टू द पावर 4 जेड स्क्वायर, ME e टू द पावर 4 जेड स्क्वायर, सेम है। नीचे ध्यान दीजिएगा, 8 है, यहाँ पे क्या है 4 है, बस यही डिफरेंस है। h स्क्वायर, यहाँ भी h स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर, ओके।
क्या डिफरेंस है इस सर? ये जो है यहां पे क्या है 4 है और यहां क्या है 8 है और इसमें एक्स्ट्रा एक माइनस है, यही डिफरेंस है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, यहां पे nth ऑर्बिट के लिए बात हो रहा है तो n लिख लेंगे, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अगर हमें करना है तो क्या करना होगा ना सर? एक काम कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसमें ना, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी 2। अरे डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? इससे 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है, इधर अगर 2 से डिवाइड करें तो इससे भी कर रहे हैं तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सेम आ जाएगा। एक और चीज डिफरेंस है सर, माइनस है यहां, समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं माइनस। ये दोनों में रिलेशन समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नथिंग बट क्या लिखेंगे -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। दिखाई दे रहा है? बहुत बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। क्या ऐसे लिख सकते हैं इस चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? तो आपने इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों में रिलेशन। अब बात करते हैं, चलिए अलग अलग नहीं, टोटल एनर्जी। सर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी निकालेंगे। सो टोटल एनर्जी को बच्चा हम E लिख दे रहे हैं, nth ऑर्बिट के लिए N लिख दे रहे हैं। क्लियर है? सो व्हाट इज टोटल एनर्जी? सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन के पास दोनों एनर्जी है तो हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज को हम नहीं लिखने वाले हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक वैल्यू को लिख देंगे हम। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं -1/2 इंटू UN। यस और नो? बोलिएगा जरा, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यार? तो हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख देते हैं -UN/2 प्लस UN। यस और नो? लिख सकते हैं ना? सो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, UN माइनस UN/2, दैट इज UN/2। यस और नो? आ रहा है? UN/2। एंड व्हाट इज UN/2? चलिए एक बार लिख देते हैं। नहीं, पूरा लिख के फायदा है नहीं, ध्यान से देखो, UN/2 निकालना है आपको। UN/2, अरे UN/2 तो यही आ जाएगा, खाली माइनस नहीं आएगा, यही ना, बाकी तो वही आ जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू, माइनस नहीं आएगा मतलब आपको माइनस लगाना पड़ेगा खुद से। समझ में आ रहा है? और UN/2 अगर आप देखें तो यहां पे देखिए ध्यान से, UN/2 किसके बराबर हो जाएगा? ये माइनस इधर कर दीजिए, ये माइनस इधर कर दीजिए, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर इधर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा मतलब इधर भी करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर इधर माइनस लेकिन रह जाएगा। सो UN/2 इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां लिख सकते हैं, सॉरी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट। देखिए ध्यान से, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो हम एक सिंपल पॉइंट यहां पे लिखेंगे सिर्फ। क्या सिंपल पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है? क्या रिमेंबर करना है? सर टोटल एनर्जी जो होता है ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट को En लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका हाफ होगा टोटल एनर्जी, ऑलवेज। क्लियर है? और टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है? सर काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, बस इसमें आप देख रहे हैं माइनस लगा देना होगा। काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसमें क्या लगाना होगा? माइनस लगाना होगा। अरे काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसमें क्या लगाना होगा? माइनस लगा देना होगा, तो क्या निकल जाएगा? टोटल एनर्जी। बोलिए रिलेशन तीनों में समझ में आया?
याद कर लो बच्चों। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? तीनों में रिलेशन पता चल गया। लेकिन सिर्फ इतना याद करने से काम नहीं चलेगा, एक एक ऑर्बिट का आपको एनर्जी पता होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं, वो अब आसान है, सब कुछ क्लियर है यहां तक। अब हम इन वैल्यूज का बारे में बात करेंगे। हमने बोला ना कि इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकाल ली। अब इनके वैल्यूज का हम बात करेंगे। वैल्यू अभी भी एक जगह भी पुट नहीं किए हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है सबको? ओके है, बहुत सिंपल डेरिवेशन हमने करा दिया आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो रिलेशन पाया उसका इस्तेमाल करेंगे अब हम थोड़ा सा, और फिर इसका जो हमने पाया है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पाया कि टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मानते हैं, अभी हमने प्रूफ करके इसको दिया। nth ऑर्बिट के बारे में बात हो रहा है तो nth ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे दोनों तरफ। और ये भी कह सकते हैं ना, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल। अरे बच्चा सुनो ध्यान से, डोंट थिंक that I am talking only about electron. This is true for every object. समझो ध्यान से। ये आप सोच रहे हो कि सर बोर ने डेरिवेशन किया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में डेरिवेशन किया और आपको चिपका दिया, ऐसा नहीं है। ये दुनिया का कोई भी पार्टिकल के लिए वैलिड है। क्लियर है कि नहीं? जो भी राउंड राउंड घूम रहा है, जो भी राउंड राउंड घूम रहा है, मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, सो अर्थ के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। ये वाला नहीं, ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ये वैलिड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वहां पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, लेकिन तब भी देखना भाई, ये जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट इज mgh, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे ना, टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है टोटल एनर्जी, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी है। छोड़ो, ये सब बातें हम ना क्लास 12 में करेंगे तो ज्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। फिलहाल आपका काम का चीज के बारे में अब हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक हमने कर लिया। नाउ कमिंग बैक, सो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हियर? से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e टू द पावर 4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e एकदम छोटा सा लिखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइड बाय, देखिएगा ध्यान से, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां से जो यहां तक डाटा हमने लिखा है ये पूरा कांस्टेंट है। देखिए ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, 8 कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सारे कांस्टेंट्स। इसका मतलब यहां से जो डाटा निकल करके आ रहा है और डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये तो चेंज होगा। एटम चेंज हो गए तो z चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल रहा है। तो ये दो डाटा जो है वो वेरिएबल है, बाकी जो बचे हुए ये डाटा आपको जो दिख रहा है वो पूरा कांस्टेंट है। क्या है? पूरा कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, अब आपका एग्जाम के लिए बातें यहां से स्टार्ट होता है। सर ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना होता है? तो डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट में आपको चाहिए। अगर आप जूल में निकालना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? जूल में एनर्जी का बात हो रहा भाई, जूल में निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। माइनस है, माइनस को लिखना है, भूल मत जाना, माइनस लिखना है टोटल एनर्जी में हमेशा। माइनस ऑफ 21.8 इंटू 10 टू द पावर -19, यहां तक तो लिख दिए कांस्टेंट का वैल्यू। और यहां पे क्या है? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यूनिट क्या लिखना होगा? जूल पर एटम। हर एटम के बारे में बात रहा है, जूल पर एटम में निकाला है अगर यूनिट ये है तो। अच्छा, एक ये तो ऐसा यूनिट हो गया एनर्जी का, जूल। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होता है? फिजिक्स का टीचर पढ़ाया होगा। अर्ग क्या होता है? अर्ग। अगर अर्ग में निकालेंगे तो क्या होगा? कितना घटा दोगे इसमें पावर में? 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? जल्दी से बताओ फटाक से, हम अर्ग में अभी लिखेंगे डाटा को। 10 टू द पावर 7 अर्ग। बच्चे अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, पता होना चाहिए। बाकी वर्क एनर्जी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर बच्चा यहां अर्ग में निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा ना सर? 21.8 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बोलो रे? 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हो जाएगा? 19 की जगह पे कितना हो जाएगा? -12 बचेगा। z स्क्वायर बाय
एन स्क्वायर, ये तो रहेगा, यहां अर्ग हो जाएगा अर्ग पर एटम। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये याद रखिएगा, ये वाला, ये तो आप निकाल लोगे ना आसानी से। चलिए ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट है, सुनो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चीजें यहां छोटी छोटी हैं, काफी छोटी छोटी। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब निकाला जाता है तो जूल में नहीं निकाला जाता, बिकॉज जूल इज अ वेरी बिग यूनिट। ध्यान दो, 10 टू द पावर कितना आ रहा? -19 जूल। समझ में आ रहा है? तो जूल इलेक्ट्रॉन के लिए काफी बड़ा एनर्जी का यूनिट बन जा रहा है, एक छोटा यूनिट एनर्जी का चाहिए हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी का होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूनिट है, कुछ और मत समझिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब पोटेंशियल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और छोटे पार्टिकल्स के लिए बात हो रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स। एटम का एनर्जी कितना है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करेंगे, जूल में नहीं। जूल बहुत बड़ा यूनिट है। हमारा एनर्जी के बारे में बात करेंगे तब हम किसके बारे में बात करेंगे? जूल के बारे में बात करेंगे, कि हम कितना वर्क किए हैं। वो कोई कार ड्राइव करके जा रहा है, उसका एनर्जी कितना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ज्यादा एनर्जी का जहां पर बात होगा वहां, बहुत ज्यादा एनर्जी के बारे में बात होगा तो एचपी, हॉर्स पावर आपने पढ़ा होगा, है ना? तो हम वो सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल केमिस्ट्री लेवल में छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करें, जब एनर्जी के बारे में बात करें उसके, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? कौन सा यूनिट के बारे में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एक डाटा और याद रखना पड़ेगा, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। याद रखिएगा, क्या लिखना होगा? माइनस का माइनस लिख दिए, 13.6 क्या आ जाएगा? -13.6। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। याद रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बच्चे याद रहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे सर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस बात को भी यहां नोट कर सकते हैं आप कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकते हैं। 1 जूल इक्वल टू लिख लीजिएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके लिख लीजिएगा, कितने जूल होंगे? 10 टू द पावर -19 जूल। एक काम करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। याद रहेगा? दिख रहा है? 10 टू द पावर -19 गायब हो गया, यहां से 10 टू द पावर -19 गायब हो गया, और 1.6 दिख रहा ना। इस डाटा में 1.6 को डिवाइड करोगे ना आप, कितना आ जाएगा? 13.6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो डायरेक्ट याद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -13.6 ऊपर में क्या है? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। एक कैलोरी बोल करके भी आता है, चाहो तो आप लिख सकते हो 13.6 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आ जाएगा? अगर पर एटम की जगह पर मोल आ जाएगा, तो यहां पे एक डाटा और हम दे रहे हैं, मान लीजिए न्यूमेरिकल में कभी जरूरत पड़ गया, ये यही रहेगा -13.6। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहां पे खाली यूनिट को बदल दीजिए आप। क्या लिखिएगा? किलो कैलोरी। अरे कैलोरी खाली नहीं है, क्या है? किलो कैलोरी पर मोल। और आपको पता है एक मोल का मतलब क्या होता है? मोल से डिवाइड हुआ इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, यह बात पूछा जा सकता है कि भाई साहब एक कैलोरी में कितना जूल होता है? बहुत बच्चों को पता होता है। कितना होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए, इतना डाटा आपके लिए काफी, इतना डाटा आपके लिए काफी। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस चीज को ध्यान रखिए, स्टार मार्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना ही चाहिए। -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलिए क्लियर है? क्या क्लियर है? तो एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा और आगे इसको एडवांस लेवल की तरफ लेके चलेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख रहा है? When an electron jumps from outer orbit, that is higher energy level जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम हम N2 दे रहे हैं, to an inner orbit जिसको हम क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी लेवल, जिसका हम नाम क्या दे रहे हैं? N1, then the energy emitted in the form of radiation is given by। सुनो ध्यान से, ये पढ़ चुके हो तुम? यस और नो? जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर जाता है? लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है, या रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पढ़े हो ना? लेट सपोज
इसको और डिटेल में लेंगे हम। जो वहां पे पढ़े थे, आप फॉर्मूला सिर्फ पढ़े थे, कैसे आया वो फॉर्मूला हमने वहां भी नहीं बताया था, बिकॉज दैट वाज नॉट द टाइम टू से। अब समय है, हम बताएंगे यहां पे फॉर्मूला कैसे आया। कि लेट ये आपका और एक ऑर्बिट बना देता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, N2, हायर एनर्जी लेवल। यहां से यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। लेट सपोज कहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, N1। जहां से इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम क्या कहते हैं, N2, हायर एनर्जी लेवल। और जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम क्या कर रहे हैं, N1। यहां N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू कितना है, 2 है, यही समझना था। यहां N2 का वैल्यू कितना है, अगर आप कहें तो 3 है, और N1 का वैल्यू कितना है, 2 है। देखिए थर्ड से, एक्चुअली ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। N2 का मतलब ये नहीं कि सेकंड ऑर्बिट, N2 का मतलब ये है कि कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ। N2 का मतलब क्या है कि कहां से, कौन सा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। N2 का वैल्यू 4 भी हो सकता है अगर वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो। क्लियर है। फिलहाल यहां पे मान लिए कि N2 का वैल्यू क्या है, 3 है, N1 का वैल्यू 2 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने बताया। हायर एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, N2, और लोअर एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, N1। ठीक, तो बताइए जरा, सभी का एनर्जी अलग, यस और नो, यस और नो, सभी का एनर्जी अलग अलग है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हम बोल देते हैं En2, और इसको हम क्या दे रहे हैं, En1। मतलब ये कि इस N2 का एनर्जी कितना है, En2 है, और इसका एनर्जी कितना है, En1 है। कितना है हमें पता है, कैसे पता है ना, देखिए ध्यान से, हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 Z² बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमने बोला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, इसका यूज करेंगे आगे हम। क्लियर है कि नहीं। तो इसका कितना है आप निकाल सकते हैं एनर्जी, यस और नो, नहीं निकाल सकते हैं, क्या कीजिएगा, इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है ये पता होना चाहिए, Z, और n आपको पता चल रहा है, N2 दिख रहा है, क्या है, 3 है, यहां 3 बैठाइएगा, आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं। इसका एनर्जी निकालना चाहते हैं, n का वैल्यू क्या बैठा दीजिएगा, 2 बैठा दीजिएगा, आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो एनर्जी निकाल चुके हैं। हम चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, N2 से जंप करके कहां पर आ रहा है, N1 पर आ रहा है, N2 से जंप करके इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, N1 पर आ रहा है, इस समय जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कितना होगा ये निकालना है। समझ में आ रहा है, कितना होना चाहिए कि सर जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है ज्यादा एनर्जी होता है, यस और नो, और जब सामने आता है न्यूक्लियस का जितना करीब आएंगे एनर्जी उतना कम होता जाएगा, न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। फिलहाल ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी के पास आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हायर टू लोअर, मतलब यहां से यहां तक जंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। कितना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा सर, यहां और यहां के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मान के चलो, समझो चीज को, समझो बढ़िया से समझते चलो। देखो ये, इसको देखो थोड़ा, समझ में आ रहा, इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका एनर्जी कितना होगा, इस ऑर्बिट का जितना एनर्जी होगा उसी का एनर्जी उतना ही होगा। ये यहां से आना चाहता है सामने, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होना चाहिए कि सर इस ऑर्बिट का जितना एनर्जी है उतना होना चाहिए। इसका मतलब क्या करना होगा, इसके पास जितना ज्यादा एनर्जी है उस एनर्जी को अगर रिलीज कर दे तो यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यस सर। सो हम यही निकालना चाहते हैं कि कितना एनर्जी निकलेगा, एनर्जी इमिटेड कितना होगा, तो एनर्जी इमिटेड उतना होगा जितना एनर्जी यहां से यहां तक आने में लगेगा, मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। यहां जितना एनर्जी है माइनस कर दो, यहां जितना एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अब भी एनर्जी है। देखिए यहां से जब यहां जंप करके आया तो यहां भी एनर्जी है, कितना एनर्जी है, इस ऑर्बिट का एनर्जी, लेकिन यहां से यहां कम है, कितना कम है, इससे इसको घटा दो यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लिख रहे हैं एनर्जी इमिटेड, कितना एनर्जी निकला होगा, कितना एनर्जी निकला होगा सर, यहां जितना एनर्जी है, देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं आप, En2 माइनस कर दीजिए, किससे, En2 को किससे माइनस कर दीजिएगा, En1। अरे En1 को माइनस कर दीजिए En2 से, तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी कितना निकला है, जिसे आप चेंज इन एनर्जी कह रहे हैं, डेल्टा ई कह रहे हैं, वो लिख ले रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको क्या कहेंगे, चेंज इन एनर्जी। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके आ रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी था, वो निकाला, और वो निकाला कितना, En2 माइनस En1। बोलिए क्लियर है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिखने जा रहे हैं En2, इसी फॉर्मूला में से T,
क्या लिखेंगे यहाँ पे सर -13.6, यस सर, क्या है सर जेड स्क्वायर बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे n2 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा n की जगह क्या लिखेंगे n2 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस ये माइनस लिखे हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए en1 फिर से माइनस है, इस माइनस पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यार प्लस हो जाएगा, प्लस कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर, बोलिए क्लियर है कि नहीं। ना ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन आ सकता है, देख लो क्या कॉमन आ सकता है सर 13.6 जो है वो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है सर, जेड स्क्वायर दोनों में है कॉमन आ जाएगा सर, एनीथिंग मोर नथिंग। तो आप जो बच रहा है उसको लिखो, यहां से क्या बच रहा है सर 1/n1 स्क्वायर बचेगा सर, और यहां से -1/n2 स्क्वायर बचेगा सर, बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बातें क्लियर है बच्चे लोग, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो यहां पे क्या निकला चेंज इन एनर्जी, ओके चेंज इन एनर्जी, इस चीज को फॉर्मूला को याद करके रखिए, अभी काम में लेंगे हम, ठीक है। चेंज इन एनर्जी कितना आ गया ना सर 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बोलिए क्लियर है। इसका आगे बढ़ा जाए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक लाइन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, वी नो E इक्वल टू एच न्यू, आपको पता है कोई भी रेडिएशन अगर निकल रहा है, अरे निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, आपको पता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और एनर्जी अगर रेडिएशन के फॉर्म पे है तो उसका एनर्जी कितना होता है एच न्यू, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, समझ में आ रहा कि नहीं। यहां रेडिएशन निकल रहा था, उस रेडिएशन का एनर्जी किसके बराबर होगा एच न्यू के बराबर, जो आपने निकाला उसके बराबर भी होगा ऑब्वियसली, यस और नो। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा C इक्वल टू न्यू लैम्डा, आप तो क्लास 10 से पढ़ रहे हैं ये चीज, तो क्या आप यहां पे ये चीज लिख सकते हैं E इक्वल टू एच के जगह एच और न्यू के जगह क्या लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, दैट इज C बाई लैम्डा, यस और नो, C बाई लैम्डा। और आपने एक चीज और पढ़ लिया इससे पहले, हमने पढ़ा दिया आपको कि वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है बाबा 1 बाई लैम्डा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो हम 1 बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हैं यहां पे, देखो E इक्वल टू, बच्चा ध्यान दो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी, रहने दो, और लैम्डा दिख रहा 1 बाई लैम्डा दिख रहा, तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप, एक काम करते हैं सुनो, इसको और अच्छा तरीके से बना सकते, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ओके। तो यहां पे और क्या किया जा सकता है, वेव नंबर हम जानते हैं इस चीज को 1 बाई लैम्डा एच इंटू सी हो जाएगा, ठीक है चलो एक बार करते हैं, E इक्वल टू एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा, यहां पे 1 बाई लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हैं न्यू बार लिख सकते हैं। तो अगर न्यू बार पता चल गया है तो एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या हो रहा है, नीचे आ जाएगा एच सी, तो न्यू बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E बाई एच सी लिख सकते हैं, बोलिए यहां तक ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे चल रहे हैं, अब यहां से आगे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी पाया एनर्जी, यहां पे लिख रहे हैं, हमने अभी पाया एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू ना 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, अभी ये बात पाया। तो ये जो आपको दिख रहा एनर्जी, ये क्या है, वही तो एनर्जी है, कितना एनर्जी निकला था, यही ना बात हो रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ रहा है, तो यहां से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो ये जो रेडिएशन वाला एनर्जी है वही एनर्जी लिखे थे आप, और ये जो एनर्जी रेडिएट होगा आपने लाया है डेल्टा ई करके, तो क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है, यस और नो, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। भाई जो एनर्जी निकला था उसका फॉर्मूला तुमने अभी थोड़ा देर पहले ये लगाया, और यही जो रेडिएशन आ रहा है उसी का एनर्जी एच न्यू के बराबर होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ई और डेल्टा ई सेम ही है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। E और डेल्टा ई यहां दोनों में क्या है सेम है, यहां रेडिएशन का एनर्जी लिखा था E इक्वल टू एच न्यू, और यहां पे हमने डेल्टा ई लिखा था, जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसको डेल्टा ई, तुम E लिख दे, क्या दिक्कत है, तुम E लिख दे, दोनों सेम है, ये समझना जरूरी है यहां पर। तो अगर दोनों सेम है तो यहां पर E के जगह आप क्या लिख सकते हैं डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, समझ में आ रहा है। कितना रेडिएशन निकला, सॉरी जो रेडिएशन निकला उसका एनर्जी कितना है, इसको हम क्या कह रहे हैं डेल्टा ई और ई, लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है,
यहां जो ई लिखे हैं वो ये ई है, समझ में आ रहा है, और ये जो आपको डेल्टा ई दिख रहा है ये है, और ये दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है, ध्यान दे, आप ध्यान दे। तो न्यू बार इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच सी, तो 1 बाई एच सी को अलग से लिख दिया हमने, कांस्टेंट टर्म है आपको पता है, और डेल्टा ई का वैल्यू आपने लाया है कितना है ना 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो न्यू बार, ध्यान दो बाबू, न्यू बार को क्या लिखते हो 1 बाई लैम्डा, ये भी लिख दिए चलो, क्योंकि हमको याद है जब हमने फॉर्मूला वो लिखाया था ना तब ये भी लिखाया था कि 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू ऐसे करके लिखाया था, तो ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से क्या आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट 13.6 डिवाइड बाई एच सी आ रहा है, और ये जेड स्क्वायर ये तो एटम पे डिपेंड करेगा कि कितना एटॉमिक नंबर है, इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ध्यान दो बाबू क्या बोल रहे हैं, ये जो टर्म आपको दिख रहा है पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है, 13.6 is constant term, h is Planck constant, c is velocity of light in vacuum, all are constant, और ये सभी कांस्टेंट्स को मिला के एक कांस्टेंट बनता है जिसे आप रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं वो, और ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताओ फटाफट। हम ऑलरेडी इस फॉर्मूला को पहले पढ़ चुके हैं, बस यहां पे बोर ने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया इस बात कि हाँ ये तुमने सही पढ़ा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो आर इसके बारे में लिख लेंगे, आर के बारे में यहां लिख लेंगे, आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, सही से स्पेलिंग लिखेगा आर वाई डी बी ई आर जी, आर वाई डी बी ई आर जी, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको हमने लिखाया था, याद कीजिएगा, लिखाया था, फिर लिखा रहे हैं 109678, 109678 सेंटीमीटर करके टर्म था, है ना, याद रखिएगा, पर सेंटीमीटर, क्या, अरे पर सेंटीमीटर, क्यों पर सेंटीमीटर, देखो ध्यान से 1 बाई लैम्डा है, लैम्डा सेंटीमीटर में अगर निकालें तो ओवरऑल पूरा टर्म किस में निकलेगा 1 बाई लैम्डा मतलब 1 बाई सेंटीमीटर, 1 बाई सेंटीमीटर मतलब पर सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बाकी ये सब चीज का ना कोई यूनिट नहीं होता है, जेड का कोई यूनिट होगा क्या, एटॉमिक नंबर है, n1 कहां से आ रहा, कौन सा ऑर्बिट से आ रहा, 1 2 3 4 5 6, ये भी, बाकी सब नंबर है, सिर्फ आर का ही एक यूनिट बचता है। क्लियर है कि नहीं? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, उसमें फिजिक्स का टीचर पढ़ाया होगा, क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 1 बाई लैम्डा मतलब क्या है 1 बाई सेंटीमीटर मतलब पर सेंटीमीटर, और यहाँ भी आर का बारे में बात कर रहे हैं क्या है पर सेंटीमीटर, दोनों सेम होगा, और बाकी सबका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? फिजिक्स का टीचर से बात करिए, गलत पढ़ाई करा रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो हमने जो ये बात पढ़ा था, इन चीजों को हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब हम सिर्फ एक बात आपके सामने डिस्कस करेंगे जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत बेजोड़ तरीके से होगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी डराइव हो गया, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करूं। माना थियोरेटिकली आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस पर आप कूद सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा टोटल एनर्जी का, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां पर आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, माइनस है, और इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आपको समझना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, चलिए समझेंगे, चीजें लिखी हुई है, उससे पहले थोड़ा बहुत बात हम करते हैं। मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर हम बात करें तो Z इक्वल टू क्या होता है सर 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या हो गया 1, सीधा सीधी बात कर रहे हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस हमने बनाया, ये फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, ये सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, सिमिलरली ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तो हो सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला फर्स्ट ऑर्बिट का बात करें, अगर यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करें, E1 कितना होगा,
E1 कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाय फिर से 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -13.6 आएगा सर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड एनर्जी लेवल का, बताओ जरा, तो कितना सेकंड ऑर्बिट होगा, उसका क्या होगा एनर्जी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैल्यू बैठाइए ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा सेकंड के लिए, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो E2 निकालेंगे हम, -13.6 जेड का वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा 1 हो गया, डिवाइड में क्या करेंगे सेकंड के लिए 2, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब आप वैल्यू निकालेंगे -13.6 डिवाइड बाय 4। यस और नो, निकाल के चेक कर लीजिएगा, मैं निकाल के रखा हूं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सिमिलरली थर्ड के लिए बताइए, थर्ड के लिए क्या होगा, -13.6 डिवाइड बाय, अरे जेड का वैल्यू तो 1 हमेशा फिक्स हो चुका है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो क्या आ जाएगा यहां पे वैल्यू, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आप जब फोर्थ का निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पे 4 का स्क्वायर 16 करना होगा, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली जब आप फिफ्थ का निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा, सवाल ये है कि सर इनफाइनाइट, बहुत दूर तक जाएगा, यही ना। तो जब आप यहां पर इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, जानते हैं क्या निकल के आएगा, यहां इनफाइनाइट बैठाएंगे तो समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट, उसको क्या लिख देते हैं हम, 0। एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या लिख देते हैं, 0। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगा बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर जाकर के, वहां एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। और उसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो कहां चला गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला गया है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाने का मतलब एटम से बाहर जा चुका है यार, ये समझाना चाहते हैं, क्या बोल रहा है, एटम से बाहर निकल चुका है। अब हाइड्रोजन नहीं बचा, क्या बोल रहा है, ऐसे चलता जाएगा बच्चा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, ऐसा चलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा, एनर्जी एट इनफाइनाइट दैट विल बी इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन विल आयोनाइज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहां पे आयोनाइजेशन हुआ है, क्या हो गया है, माने इलेक्ट्रॉन काफी दूर निकल चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर जा चुका है, ये समझाना चाह रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यहां जो वैल्यूज लिखा हुआ ना इंपॉर्टेंट है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी। फोर्थ ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा चलता जाएगा और लास्ट में जाकर के कितना एनर्जी होगा, 0, इनफाइनाइट में होगा। लेकिन क्लियर है कि नहीं, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम बोर मॉडल पढ़ लिए हैं। क्लियर है कि नहीं, तब ज्यादा डिटेल में हम पढ़ पाएंगे, तो ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। चलिए कमिंग बैक, यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे बच्चा कि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। यहां पे जो नेगेटिव वैल्यू है इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज बढ़ता जा रहा है, यस और नो। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद क्या होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बढ़ा है कि घटा है, बहुत बच्चा को दिखेगा कि घट गया, घटा नहीं है यार, बढ़ा है, माइनस साइन है, समझ में आ रहा है। -13.6, उसके बाद -3.4, इंक्रीज हुआ है, फिर बढ़ता जा रहा, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एनर्जी न्यूक्लियस से जितना दूर जाइएगा क्या है, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये माइनस का क्या मतलब है, क्या है मतलब, सुनिएगा ध्यान से, लिखे हैं हम यहाँ पे, द नेगेटिव साइन इन द अबव इक्वेशन shows that the electron and nucleus form a bound system। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एक सिस्टम है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम का मतलब, अरे ये उसको पकड़ के रखा है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है, जाने नहीं देंगे तुझे, पकड़ के रखा है। लिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस।
लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। याद रखिएगा, जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा लाइफ में, कभी भी ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अप्लाई नहीं करेंगे, यही मास्टर जी फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि जब भी अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एनर्जी उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, ये भेजा में डाल लो, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब सर, ओ माय गॉड सर, अर्थ तो सन के अराउंड में मूव करता है, क्या बोलता है, रिवॉल्व करता है, ऐसा ना है? मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या? यस होगा, क्योंकि सन अर्थ को अपने और अट्रैक्ट कर रहा है। दो मासेस एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप क्लास 9 में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो इसका मतलब वहां भी एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ इज नेगेटिव। याद रखेगा ये बात। तो यहां पे ये बात समझ लेना, याद रखना कि जब भी माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच क्या है, अट्रैक्शन है बच्चा। क्लियर है? यहां फिलहाल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट किया हुआ है, यही चीज बता रहा है। इसका मतलब क्या निकला, अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुमको पकड़ के बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, अरे कोई बंदा पकड़ के रखा है, इसका मतलब तुमको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, बाहर से। लिख रहा है, thus if electron is to be taken away from the nucleus, energy has to be supplied। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर की तरफ लेके जाना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को आप यहां से यहां लाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस अपना घर आता है तो इलेक्ट्रॉन देना नहीं पड़ता है, रेडिएशन के फॉर्म पे, एनर्जी के फॉर्म पे रेडिएशन निकलता है। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आपको लोअर से हायर में लेके जाना होगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। बात समझ में आ रहा है? एनर्जी यहां क्या है, नेगेटिव है। जहां पे भी एनर्जी नेगेटिव होता है, अगर आपको वहां से हायर एनर्जी लेवल पे जाना होगा तो एनर्जी हमेशा आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? मतलब अर्थ को अगर अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी और ऑर्बिट में जाना है, और वो भी सन से दूर वाला ऑर्बिट में जाना है, तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा। और अगर अर्थ को अपना ऑर्बिट छोड़ करके सन के क्लोज जाना होगा तो क्या करना होगा, एनर्जी रिलीज करना होगा। जो एनर्जी अर्थ का है उस एनर्जी को का अमाउंट अगर रिलीज करेगा थोड़ा सा तो वो और सामने चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो बातें आई थिंक यहां तक एनर्जी से रिलेटेड बहुत क्लियर करने का प्रयास किया हमने, और यहां पे ये बातें भी क्लियर कर दिया कि क्या होता है कि काफी दूर अगर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो जिसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस कहते हैं, वहां एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी बोर का पोस्टुलेट्स पढ़े आप या जो भी एडवांटेजेस आज आपने कवर किया, सभी बातें सिर्फ उन एटम्स के लिए, उन स्पीसीज के लिए लागू होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ मेजर फेलियर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहां जो भी बारे में बात हो रहा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। यस, यू कैन टॉक अबाउट हीलियम बट नॉट हीलियम एग्जैक्टली, He प्लस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, या लिथियम के बारे में बात कर सकते नहीं, Li2 प्लस के बारे में बात करना होगा आपको। आपको पता है Z का वैल्यू इसमें 2 होता है और Z का वैल्यू इसमें 3 होता है। प्रोटॉन इसमें कितना होता है सर, 2 के बराबर होगा, लेकिन हाँ प्रोटॉन अभी भी क्या है, 2 के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच्चा बताओ जरा, 2 होता लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब कितना है, 1 है। यहां पर Z का वैल्यू 3, ओके। प्रोटॉन कितना है सर, प्रोटॉन हमेशा 3 न्यूक्लियस के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बट 2 निकाल चुके हो यार, तो क्या बचेगा, 1। मतलब ऑल दी स्पीसीज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, जो भी हमने रेडियस के बारे में बात किया, वेलोसिटी के बारे में बात किया, एनर्जीज के बारे में बात किया, ऑल आर वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दैट इज क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी पता है, कितना, 1। तो यहां पे इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे, काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है और हमने डिटेल में प्रयास किया बोर के एडवांटेजेस को समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, और अगर सीक्वेंस वाइज वीडियो देख रहे हैं तब तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 11 केमिस्ट्री, वहां एक एक करके वीडियो देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।